हेलो, मेरा नाम है प्रतीक खत्री। आप देख रहे हैं प्रोफेशनल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और इसे चालू करने से पहले आपको बता दूं कि हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है एएस की। आप उसको जाके पूरा एक साथ देख सकते हो। मैंने डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक। और टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारे के सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, सारे आपको अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, कौन सा वीडियो आने वाला है, कौन सी आपको सजेशन देना है, तो आप टेलीग्राम पे दे सकते हो कि सर आप ये वीडियो लेके आइए, मैं लेके आऊँगा। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को और सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। और साथ में वीडियो को लाइक करना और शेयर कर लीजिए फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी ये वीडियो रिकमेंड हो जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता क्या है? देखो, कभी भी बिजनेस जब रेवेन्यू करता है, मतलब सेल्स करता है, उसको कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कितना अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है नहीं करनी है रेवेन्यू के लिए, ये हम समझेंगे इस एएस के अंदर। बहुत सिंपल सा एएस है और ये एएस आगे भी काम आएगा। इसका सेम काम आएगा हमारा इंड एएस, इंड एएस 115। ये हम आगे पढ़ेंगे सी फाइनल के अंदर। तो उसका बेस है ये AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो अभी इसको क्लियरली समझ जाओ, ताकि आगे आपको सीए फाइनल में कोई दिक्कत ना हो। तो एक बार देख लेते हैं क्या है इसके अंदर पूरा का पूरा। स्कोप एंड एक्सक्लूजन्स, मतलब इसमें क्या क्या आएगा और क्या क्या एक्सक्लूड होगा, हम ये पहले समझ लेते हैं कि भाई इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये देख लेते हैं पहले। तो रेवेन्यू में क्या क्या आएगा भाई? व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू होता क्या है, हम पहले ये समझते हैं। देखो, रेवेन्यू कुछ भी रिसीवेबल हो, जैसे हमने कुछ बेचा, हमने सोल्ड गुड्स, ठीक है, हमने गुड्स बेचे, तो हमें पैसा आएगा। हमें क्या आएगा? पैसा आएगा। तो जो पैसा आ रहा है वो हमारी सेल्स का पैसा आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे भाई ये हमारी सेल्स हुई है, ठीक है। तो कुछ भी हमने बेचा बदले में पैसा आया, उसको बोलते हैं सेल्स। देखो लिखा क्या है, द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल्स फ्रॉम ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी लिखा है यहाँ पे, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। जैसे सपोज मैंने मशीन बेची, धंधा नहीं है मेरा मशीन बेचने का, पर मेरे पास मशीन पड़ी 10 साल पुरानी, मैंने वो बेच दी। तो क्या ये मेरी सेल्स रेवेन्यू का पार्ट बनेगा क्या? नहीं, ये कैपिटल गेन होगा मेरा। ये मैंने कोई असेट बेची, मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई, ये मेरे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं बनेगा। तो लॉजिकल बात है, ये हमारा सेल्स में काउंट नहीं होगा। बहुत सिंपल सी चीज है। सेल्स में क्या काउंट होगा? इन्वेंट्री को अगर बेचा, इन्वेंटरी को अगर हमने बेचा तो ये काउंट होगा। हाँ सर, ये काउंट होगा। तो क्या मशीन काउंट होगी जो हमारे धंधे के पार्ट नहीं है? तो सर वो काउंट नहीं होगी, ठीक है, वो सेल्स में काउंट नहीं होगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इससे सिंपल आपको कुछ बता सकता नहीं हूं मैं। आगे लिखा है कि भाई सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज, डिविडेंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारा सेल्स का पार्ट बन सकता है। आगे देखते हैं कैसे वो पार्ट बनेगा, पर ये सब रेवेन्यू का पार्ट बन सकता है अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बोलूं। तो आगे आगे देखते हैं। तो फिर सर रेवेन्यू क्या नहीं है? अगर ये सब रेवेन्यू है तो फिर क्या रेवेन्यू नहीं है? कि भाई ये सब रेवेन्यू नहीं है, क्या नहीं है, देखते हैं। पहला है हमारा कैपिटल गेन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ ओल्ड मशीन, ये हमारा कैपिटल गेन है। तो ये हमारा पार्ट नहीं बनेगा हमारा सेल्स का या फिर रेवेन्यू का। बहुत सिंपल लॉजिक है इसका कि भाई अगर कुछ भी ऑपरेशनल नहीं है तो वो रेवेन्यू का पार्ट तो नहीं बनेगा। ये ऑपरेशनल है कि इन्वेस्टिंग है। देखो मैंने आपको कैश फ्लो का पूरा करवाया है AS3, आप एक बार देख सकते हो पूरा। तो उसमें वो हमारा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता था, सेल ऑफ मशीनरी, ऑपरेशनल में नहीं आता था। तो लॉजिकल बात है, अगर ऑपरेशनल नहीं है तो फिर ये रेवेन्यू का पार्ट भी नहीं बनेगा। बहुत सिंपल बात है। आगे देखते हैं कि अनरियलाइज्ड गेन ये क्या होता है। देखो, इन्वेंट्री हमारी ऐसी की ऐसी पड़ी है, हमने बेची नहीं, ऐसी ही पड़ी है, और इन्वेंट्री की वैल्यू बैठे बैठे ही बढ़ गई। होता है ना कि भाई हमारी गुड की वैल्यू अचानक से कुछ मार्केट में ऐसा ट्रेंड आ गया कि उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ये अनरियलाइज्ड गेन जो हुआ हमें, अनरियलाइज्ड गेन मतलब क्या? बिना बेचे का गेन, बेचा नहीं फिर भी गेन, बेचा नहीं फिर भी गेन, बेचा नहीं फिर भी गेन, उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड गेन। तो उस गेन को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते एज ए रेवेन्यू। लॉजिकल बात है ये। तो भाई बेचेंगे तो रिकॉग्नाइज करेंगे ना। बहुत सिंपल सी चीज थी ये। आगे आता है फॉरेक्स गेन। ये क्या होता है सर? देखो, फॉरेक्स मतलब क्या होता है, जो होता है ना डॉलर, किसी किसी के पास डॉलर पड़ा होता है, फिर ये बढ़ जाता है, पड़े पड़े बढ़ गया रुपये के अगेंस्ट, पड़े पड़े बढ़ गया। मतलब हमने पहले खरीदा था 80 रुपए में इसको, अब ये 90 का हो गया, हमें 10 रुपए का फायदा हो गया। करेक्ट है। तो फॉरेक्स गेन को भी हम एज रेवेन्यू नहीं गिन सकते। रेवेन्यू सिर्फ ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है।
फॉरेक्स गेन रेवेन्यू एक्टिविटी नहीं है हमारी, ये ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है, एक टाइप की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, या फिर फाइनेंसिंग में भी आ सकता है अगर लोन्स का पार्ट हुआ तो। पर फॉरेक्स गेन हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है, सिंपल बात है, तो ये रेवेन्यू में नहीं आएगा। तो सिंपल जो भी जिसने AS3 पढ़ा है उसको काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल रही होगी ये, क्योंकि AS3 बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझने के लिए। AS3 में ये दोनों जो सब एक्टिविटीज है ना, ये सब एक्टिविटी ऑपरेशन का पार्ट नहीं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सक्लूजन फ्रॉम AS19 में। देखो ये तो हमने ऊपर पढ़ा क्या रेवेन्यू नहीं है, ठीक है। अब ये पढ़ेंगे कि भाई ये AS9 से ही बाहर ही, ये रेवेन्यू की बात छोड़ो, इनकम की बात, AS9 से ही बाहर है, इस पे AS9 अप्लाई ही नहीं होगा। क्या क्या है उसके लिए अलग एस बने हुए सारे, ऐसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, देखो है तो बिल्डर का ये भी रेवेन्यू, ये बिल्डर का रेवेन्यू हुआ, कंस्ट्रक्शन अगर कर रहा है कोई बिल्डिंग बना के बेच रहा है तो दिस इज द रेवेन्यू ऑफ अ बिल्डर, बट स्टिल ये काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके लिए अलग से एस बना हुआ है, AS7 बना हुआ है इसके लिए। फिर लीज एग्रीमेंट, ये भी काउंट नहीं होगा कि इसके लिए अलग से AS19 बना हुआ है। तो ये सब जो जिनके अलग से बने हुए हैं एस, तो वो AS9 में काउंट नहीं होंगे, बहुत सिंपल सी बात है। फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स भी हमारा एक अलग से एस बना हुआ है AS12, तो वो भी रेवेन्यू में काउंट नहीं होगा, वो अलग से उसका मतलब एस रेवेन्यू में काउंट होगा पर AS9 उस पर अप्लाई नहीं होगा, सिंपल बात है। वैसे ही इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इसका भी एक अलग से IND-AS 4 बना हुआ है, IND-AS 104 ऐसा कुछ है, तो ये भी हमारा इसका पार्ट नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। फिर आगे आते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अभी हमने समझा कि भाई क्या क्या रेवेन्यू था, एक मिनट यार, एक पेन की दिक्कत थोड़ी हो जाती है। सपोज हमने अभी पढ़ा भाई क्या रेवेन्यू था, क्या रेवेन्यू नहीं था, फिर हमने पढ़ा क्या AS9 में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब हमने पूरा बेस समझ लिया एस का, मानते हो नहीं मानते, हमने पूरा समझ लिया एस का बेस, AS9 पे किस पे अप्लाई होता है किस पे अप्लाई नहीं होता। अब रिकॉग्नाइज का कोई मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो AS9 में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। उसकी मल्टीपल कंडीशंस होती है ना, ऐसा तो नहीं भाई ऐसे ही मुंह उठा के रख कर दिया रिकॉग्नाइज AS9 को, ऐसा तो नहीं होता, आपको भी पता है ऐसा नहीं होता। तो want when to recognize the या when to record the revenue of AS9 according to AS9, पहला है जब हमारा सेल ऑफ गुड होगा तो हमें रिकॉर्ड करना है इसका। अब इसका मतलब क्या है सर, सेल ऑफ गुड तो ठीक है, मतलब हमने उठा के बेच दिया माल को तो हमें रिकॉग्नाइज करना है, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, उसमें भी कुछ कंडीशंस होती है, वो फुलफिल होंगी तो ही हम रिकॉग्नाइज करेंगे इसको। जैसे टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना चाहिए, लॉजिकल बात है। फिर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी ट्रांसफर होने चाहिए। देखो टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप, टाइटल मतलब क्या होता है, ओनरशिप, ओनरशिप, ओनरशिप भी ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तो हम नहीं कह सकते कि अभी प्रॉपर्टी की सेल्स हुई, सिंपल बात है। साथ में रिस्क एंड रिवॉर्ड, मतलब सपोज सेलर के पास जो भी रिस्क थे ना, जो भी उसको रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे उस असेट से, वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाने चाहिए जो हमारा बायर है। अगर वो ट्रांसफर नहीं हो रहे, रिस्क अभी भी सेलर के पास ही है, तो वो सेल नहीं कहलाएगी बेटा, सिंपल बात है। हाँ अगर बायर ने बोला भाई रिस्क मेरा है, भले आपके पास गुड रहे पर रिस्क मेरा है, अगर वो बायर एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर वो ट्रांसफर होगा, हमारा सेल ऑफ गुड होगा वो। फिर ट्रांसफर टू बायर एंड नो अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, गुड्स ट्रांसफर भी होना चाहिए बायर को, और कुछ भी अनसर्टेनिटी कि भाई बायर वापस दे देगा गुड्स, अगर ऐसा कुछ भी है तब तक हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना है। सपोज बायर बोला भाई 3 महीने में आपको मैं गुड्स वापस दे दूंगा अगर मुझे पसंद नहीं आए तो जब तक 3 महीने नहीं हो रहे तब तक हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना है, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल चीज़ है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो हमें आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में लिखा है भाई मिस्टर बी ने सोल्ड किया मिस्टर बी ने सोल्ड मिस्टर ए ने सॉरी मिस्टर बी ने सोल्ड किया कार टू मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर बी ने सोल्ड किया कार टू मिस्टर ए, मतलब बी ने ए को कार दी, ठीक है, कार दी, और उसके ओनरशिप ट्रांसफर हो गई पूरी, उसका टाइटल ट्रांसफर कर लिया बी ने ए को, साथ में मिस्टर ए बेयर्स नो रिस्क और रिवॉर्ड ऑफ कार। मतलब आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया, मैंने ये आगे पीछे लिख दिया शायद, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। यहाँ पे मिस्टर बी आता है, मिस्टर बी बेयर नो रिस्क,
क्योंकि मिस्टर बी ने कार सोल्ड की है ना। मिस्टर बी मिस्टर बी बेयर्स नो रिस्क, मिस्टर बी ने कोई रिस्क बेयर नहीं किया है, और साथ में पूरी की पूरी कार ट्रांसफर हो गई है ए को, और पूरा का पूरा रिस्क एंड रिवॉर्ड ए को ट्रांसफर हो गया। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बोलते हैं तभी हमारी पूरी सेल कंप्लीट हो गई है, और तभी हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। मतलब ये 4 पॉइंट अगर सारे हो गए तभी हमें रिकॉग्नाइज करना है, अगर नहीं हुए तो फिर हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना है। सिंपल बात है। फिर आगे आता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ये क्या है सर? देखो, हर बार आप गुड्स तो बेचोगे नहीं, कभी कभी आप सर्विस भी दोगे। एग्जाम्पल, हम सीएस, हम सर्विस देते हैं, जैसे हमने ऑडिटिंग दी। क्या क्या देते हैं बताओ? ऑडिटिंग, हाँ सर ऑडिटिंग देते हैं। साथ में हम क्या क्या देते हैं? अकाउंटेंसी भी कभी कभी दे सकते हैं अगर हम ऑडिटर नहीं है तो। ठीक है, साथ में हम क्या कर सकते हैं? टैक्स कंसल्टेंसी, टैक्स कंसल्टेंसी हम दे सकते हैं। तो ये सब हमारी सर्विसेज होती है। तो वैसे ही मल्टीपल लोग मल्टीपल सर्विसेज देते हैं, तो हम भी दे सकते हैं, लॉजिकल बात है। तो सर इसको कैसे रिकॉग्नाइज करें? फिर इसमें फिर दो मेथड्स, एक तो प्रोपोर्शनल कंप्लीशन मेथड, दूसरा है हमारा कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। सर ये तो मुझे जाना पहचाना लगता है, ये तो अपना A7 है बेटा। हाँ, A7 जैसा ही है, पर वो भी सर्विस ही था, ये भी सर्विस ही है। तो इसमें भी कुछ परसेंटेज कंप्लीशन होने के बाद हमें सेल्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब पढ़ते हैं भी उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा गया है। देखा, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू स्टेप बाय स्टेप पे करना है, और विथ प्रोग्रेस एज वर्क प्रोग्रेसेस। मतलब सपोज 50% काम खत्म हुआ, 50% अपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, 50% और खत्म हुआ, 50% और रिकॉग्नाइज कर लिया। ऐसे करके हमें रिकॉग्नाइज करना रेवेन्यू पूरा। ठीक है सर, बहुत सिंपल लग रहा है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इवनली थ्रू आउट द ईयर। ये भी बात सही है कि भाई सपोज हमने हर 3-3 महीने में रिपेयरिंग करके गए, मेंटेनेंस करके गए, और हर 3-3 महीने हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया, खत्म बात। साथ में कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। अब ये क्या है? ये कि भाई रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन जॉब डन फुल्ली। ये ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो जॉब खत्म होने के बाद ही रिकॉग्नाइज करना है, उससे पहले हमें 1 रुपया भी रिकॉग्नाइज नहीं करना है। ठीक है। फॉर सर्विसेज विद अ सिंगल एक्ट, मतलब एक ही उसका एक्शन है, उसका कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं है कि भाई थोड़ा काम अभी हो गया, थोड़ा काम बाद में हो गया, ऐसा नहीं है। पूरा काम हमें एक टाइम पे ही करना पड़ता है और फिर रिकॉग्नाइज होता है। एग्जाम्पल, रिपेयर जॉब। सपोज आपने गाड़ी दी है रिपेयर करवाने के लिए, आपने कोई कार दी रिपेयर करवाने के लिए, तो ऐसा तो नहीं कि भाई आप उन्होंने बोला कि हेलो सर आपका कार्बोरेटर ठीक हो गया, उसका रेवेन्यू मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। आपने बोला ठीक है सर कर लो रिकॉग्नाइज। फिर बोला कि हेलो सर आपकी ब्रेक भी ठीक हो गई, तो ब्रेक का रेवेन्यू मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। ऐसा तो करेगा नहीं मैकेनिक। तो कुछ कुछ चीज़ें जो रिपेयर होने के लिए जाती है, कुछ और भी चीज़ें हैं इंक्लूडेड, तो उन सबका डायरेक्टली होता है रिकॉग्नाइज, उसका स्टेप बाय स्टेप नहीं हो सकता। लॉजिकल बात है ये तो, काफ़ी मतलब आपको समझ में आनी चाहिए। अब तो आप फाउंडेशन क्लियर करके आ गए हो, तो आप में तो इंटेलेक्ट हो गई, मैं अज्यूम करता हूँ। अगर नहीं है तो फिर राधे राधे। फिर आगे देखते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इसका हम कब करेंगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज? रिकॉग्नाइज ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। इसका मतलब क्या है सर? देखो, इस महीने इंटरेस्ट रिसीव हुआ, रिकॉग्नाइज कर लिया। नेक्स्ट मंथ हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, रिकॉग्नाइज कर लिया। और साथ में ऐसे ही हमें हर मंथ जब भी हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, जब भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमें बुक कर देना उसको आराम से। तो उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, या फिर प्रोपोर्शन बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना हमारे इंटरेस्ट को। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बहुत सुलझी हुई बात, खत्म बात, और क्या। सर फिर ये रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी रिकॉग्नाइज कब करनी है? ऑन अक्रूवल बेसिस, जब अक्रू हो गई हो। देखो, इंटरेस्ट है प्रोपोर्शन बेसिस पर जब ये रिसीव हो रहा हो ना, जैसे 3 मंथ का हमने इंटरेस्ट मिल गया तो करना है, पर ये अक्रूवल बेसिस पे हमें कर देना रिकॉग्नाइज। मतलब अक्रू हो गया ना, भले मिला नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग है ना अपना, कर लो रिकॉग्नाइज पूरा। ठीक है। ऑथर शेल रिकॉग्नाइज रॉयल्टी ऑन नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। मतलब सपोज देखो, पैसे हमें इसमें, देखो इसमें पैसे मिले तब रिकॉग्नाइज करना है, इसमें पैसे मिले या नहीं मिले, पैसे मिले या नहीं मिले। देखो इतनी, मैं ऑथर था, मेरी 1 लाख बुक बिक गई, मेरे को उसका पैसा नहीं मिला, मेरे को उसका पैसा नहीं मिला, पर स्टिल स्टिल मैंने इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, क्योंकि इसमें अक्रूवल बेसिस पे करना होता है रिकॉग्नाइज। मतलब पैसा को नहीं देखना, रिसीप्ट या पेमेंट नहीं देखना, खत्म बात। अगर एक बार ड्यू हो गया तो रिकॉग्नाइज कर लिया, खत्म बात। आगे आते डिविडेंड्स। ये क्या होता है? रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन राइट टू रिसीव इज एस्टेब्लिश्ड। ऐसा नहीं, सपोज कंपनी ने डिविडेंड प्रपोज कर लिया, देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, कंपनी ने सिर्फ डिक्लेयर्ड किया, फिर प्रपोज कर लिया कि भाई हम सोच रहे हैं देने की, तो तब हमें नहीं करना रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। हाँ, जब बिल्कुल दे दिया,
जब रिसीव हो गया, बिल्कुल जून में रिसीव हो गया ना यहाँ पे, तो जून में हम करेंगे रेवेन्यू को, मतलब डिविडेंड को बुक करेंगे। सिंपल सी बात है। तो वापस मैं रिपीट करता हूं, यहाँ पे जो सेल ऑफ गुड्स था उसमें टाइटल ट्रांसफर होने में, ओनरशिप ट्रांसफर होने में, इसका रिवॉर्ड ट्रांसफर होने में, और खुद पूरा गुड ट्रांसफर होने में हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। यस सर। फिर सर्विसेज में हमें प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी रिकॉग्नाइज करना है कि भाई इतना खत्म हो रिकॉग्नाइज कर लो, इतना खत्म हो रिकॉग्नाइज कर लो। सही है। अब कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में हमें कब करना है, जब पूरी सर्विस खत्म हो गई हो तब हमें करना है रिकॉग्नाइज रेवेन्यू पूरा। ठीक है, बीच में नहीं कर सकते। करेक्ट है सर। ऐसे रिपेयर हो गया। फिर इंटरेस्ट में कब करना है, जब मिल जाए कैश हाथ में तब करो रिकॉग्नाइज। वो भी सपोज मंथली मिल गया, मंथली कर लो, सिंपल बात है। फिर रॉयल्टी में कब करना है, जब अक्रू हो गया, पैसे मिले नहीं मिले फर्क नहीं पड़ता, अक्रू हो गया रिकॉग्नाइज कर लेना है। डिविडेंड में जब राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया तब करना है, प्रपोज हुआ तब नहीं करना, जब रिसीव हो गया तो हमें करना रिकॉग्नाइज। खत्म बात, सिंपल बात है, बहुत सिंपल सर। मजा आ गया, मजा आ गया। आगे आते कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं, हमें उसमें उसके हिसाब से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बहुत सिंपल बात है। देखो, एजेंसी रिलेशनशिप्स जब होती है, मतलब जब हमने माल दिया होता है एजेंट को बेचने के लिए, ऐसा कुछ हमने किया होता है, तो इन एजेंसी रिलेशन हमें कब करना होता है रिकॉग्नाइज? रिकॉग्नाइज करना होता है व्हेन नेट इनकम इज रिसीव्ड, मतलब नेट पे रिकॉग्नाइज करना होता है कि अब सर ये नेट क्या है, ग्रॉस अमाउंट क्या होता है। सपोज हमें 100 रुपए मिले और वो होता है ग्रॉस अमाउंट, पर एजेंट क्या हमें पूरे 100 रुपए दे देगा? नहीं, वो 100 - 10 रुपए देगा। तो ये 10 रुपए किस चीज के? 10 रुपए वो काटेगा आपकी कमीशन, तो उसका कमीशन का हमें नहीं गिनना है, हमें करना नेट बेसिस पे रिकॉग्नाइज, नेट बेसिस पे करना है, कमीशन हमें रिकॉग्नाइज नहीं करनी। सिंपल एग्जांपल, जो हमारा जोमेटो है, जोमेटो ने एक डिलीवरी की, जोमेटो भी एजेंसी टाइप ही हो गया, और क्या हो गया, रेस्टोरेंट का एजेंट ही है। फिर 300 रुपए का सपोज पूरा डिलीवरी का, इंक्लूडिंग फूड डिलीवरी सब, जीएसटी सब मिला मिला के था। ठीक है, तो जोमेटो कौन सा रिकॉग्नाइज करेगा रेवेन्यू? क्या 300 रुपये पूरा कर देगा? नहीं, सिर्फ 60 रुपये बुक करेगा ही, सिंपली 60 रुपये, पूरा बुक नहीं करेगा, 60 रुपये बुक करेगा ही। 60 रुपये का ही बुक करेगा, नॉट एज अ डिलीवरी कॉस्ट, जो इसकी फीस बन रही है, जिसको कमीशन जो बोलता है इसको ही, वो उतना ही प्रोपोर्शन का वो रिकॉग्नाइज करेगा। क्लियर हुआ? हमें नेट बेसिस पे करना है, ग्रॉस पे नहीं करना रिकॉग्नाइज। समझ आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? आगे आता है डिलेड डिलीवरी। ये क्या होता है? ये नई चीज आई है सर। देखो, ये तो होती है भाई, ये सुना होगा डोमिनोज में भाई डिलेड डिलीवरी हो गई तो हमें एक्स्ट्रा पैसे मिले, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल सी बात है कि भाई अगर हमें बायर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, फिर भले डिलीवरी लेट हुई हो, जो हमारा बायर है उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, बिल ने टाइटल एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है ये गुड मेरा है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, और भले डिलीवरी लेट हुई हो, फिर भी उसको हम बोलेंगे भाई हाँ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके बाद भी इमीडिएटली कर सकते हैं। क्या लिखा है? इमीडिएटली कर सकते हैं रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, भले उसको लेट डिलीवरी हुई हो। सर ऐसे कैसे होगा लेट डिलीवरी में? फिर गुड कहाँ रहेगा, मेरे सर पे रहेगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखो, अगर गुड हमने बेचा बायर को, और बायर बोल रहा है भाई मेरे पास अब जगह नहीं है, तो तुम अपने ही वेयर हाउस में इसको रख दो फिलहाल, मजे से तुम मजे करो। बायर ने बोला कि अभी मेरे को गुड नहीं चाहिए, आप इसको अपने वेयर हाउस में ही रखो, मुझे बाद में दे देना, तो उस केस में गुड्स हमारे पास ही रहा। स्टिल उसने बिल या टाइटल को एक्सेप्ट करके रिस्क एंड रिवॉर्ड इसने अपने नाम कर लिया, तो इसके बाद जो गुड है वो बिक गया है, समझो वो गुड बिक गया है, तो उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो गए। तो समझने वाली बात है भाई, गुड जब ट्रांसफर हो गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो गुड बिक गया है। फिर चाहे वो गुड कहीं पे भी बैठा हो, बायर ने बोला है ना, खत्म बात, उसकी उसकी गलती। अब आगे आते हैं, हाँ इसमें होगा होगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। फिर आगे आते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अब आपको ही पता होगा कि क्या है, आपने पहले पढ़ा होगा आई थिंक सीए फाउंडेशन में। ये होता क्या कि जब हमने माल बेचा हो और उसको बोला भाई तू बेच दे इसको, या फिर तू अप्रूव करेगा तब हम मानेंगे भाई बिक गया है, वरना 6 महीने तक अगर तूने कुछ रिप्लाई नहीं दिया तो अपन मान लेंगे बिक गया है। इसे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, 6 महीने 3 महीने जो भी हो सकता है। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओनली, इसमें इसका मतलब क्या है, व्हेन बायर एक्सेप्ट द गुड्स ऑन टाइम, और अगर टाइम पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा
तो फिर बाद में कर लो रिकॉग्नाइज, खत्म बात। क्योंकि इसका एक फिक्स टाइम होता है भाई, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अगर तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करा तो भाई कब तक हम वेट करेंगे। तो फिर कर लो रिकॉग्नाइज उसको इजी। एग्जाम्पल इसका देखो, गुड सेंड टू कस्टमर फॉर 3 months एंड रिटर्न ऑप्शन हैज बीन गिवन टू द कस्टमर कि इफ इट डजंट वांट सो ही कैन रिटर्न द गुड्स, बट कस्टमर डजंट कंफर्म द रिटर्न, देन आफ्टर 3 months, मतलब एट द एंड ऑफ द 3 month वी विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, क्योंकि कस्टमर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम अज्यूम करेंगे भाई ये बिक गया है। बहुत सिंपल बात है। साथ में आगे आता है सेगमेंट सेल, सॉरी कंसाइनमेंट सेल। कंसाइनमेंट सेल सर क्या होता है? ये तो अरे आपने पढ़ा होगा ना, सी फाउंडेशन कंसाइनमेंट अकाउंट सब पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा उसको मैं बता दूं भाई, इसमें होता क्या है भाई, हम एजेंट, एक थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू उसको अंदर माल बेचते हैं। कि भाई देखो इसका लिखो कि भाई एजेंट सेल्स द गुड्स टू थर्ड पार्टी, तो हम अब मानते हैं कि भाई हमारी सेल हुई है। एग्जाम्पल, हमने एजेंट को बोला भाई अपना माल बेच दे हमारे पास, और जब वो माल हमारा थर्ड पार्टी को बेच देगा तभी हम मानेंगे भाई हमारी सेल्स हुई है। एग्जाम्पल, एलजी ने अपने डीलर को माल दिया, डीलर को एलजी ने अपना माल दिया कि भाई ये मेरी टीवी बेच दे। अब जो वो टीवी बेचेगा तभी एलजी अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा। सिंपल बात है। एग्जाम्पल, सोल्ड 10 लाख गुड्स टू डीलर, ये वही एग्जाम्पल है, और डीलर ने 5.5 लाख के गुड्स बेच दिए। तो जो जो हम है ना, जैसे हमने सपोज 10 लाख के बेचा तो हम 5.5 लाख रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि डीलर ने उतना ही बेचा है। तो जितना डीलर बेचेगा उतना हम कर लेंगे रिकॉग्नाइज, उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट से। तो हमेशा याद रखना, जितना डीलर ने बेचा उतना ही अपन को रिकॉग्नाइज करना है, खत्म बात। बहुत सिंपल सा है ये, हलवा है पूरा, ऐसी हलवा है, इसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं। तभी मैं तो बोल रहा हूँ रिविजन देखने के बाद अगर आपने BOS पोर्टल के अगर थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लिए ना, देन यू कैन से सर यू आर द बेस्ट, क्योंकि आपको ये मक्खन लगेगा पूरा ये। और ये जो नोट्स दिख रहे हो ना, ये बहुत मेहनत बनाए हुए नोट्स है, इसको आप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हो इजीली। प्रिंटेबल नोट्स ही सारे सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, आपको ये नोट्स का पूरा एक्सेस मिल जाएगा साथ में। वहाँ पे काफ़ी लोग वहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं और काफ़ी अच्छे डिस्कशंस भी होते हैं वहाँ पे, तो एक बार आप प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। आगे आते हैं इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन। ये क्या होता है कि भाई ये है क्या आखिर? देखो लिखा है सिंपल इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हमने सपोज फ्रिज या टीवी लिया, उसको हमने प्लग डाला और वो इंस्टॉल हो गया, उसको बोलते हैं सिंपल इंस्टॉलेशन। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो बेचते ही हम कर सकते हैं रिकॉग्नाइज को। भाई टीवी बेची, रिकॉग्नाइज कर लिया हमने रेवेन्यू, हमने फ्रिज बेचा, रिकॉग्नाइज कर लिया हमने रेवेन्यू। पर सपोज हमने एसी बेचा है, जिसमें हमें पूरे इन्वर्टर सब लगा के सेटअप करना पड़ता है पूरा उसका सब कुछ, तब हमें जब पूरा पूरा हो जाएगा ना इंस्टॉल, पूरा हो गया इंस्टॉल, तब रिकॉग्नाइज करना है, उससे पहले हम रिकॉग्नाइज नहीं करना है रेवेन्यू। तो सिंपल बात है कि अगर एग्जाम्पल में सब टीवी एंड फ्रिज बेचा है तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो कि वो इंस्टेंट रेवेन्यू है, उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बिक गया तो बिक गया, खत्म बात। पर अगर हमने वहीं पे कोई महंगा सेटअप बेचा है, कोई हमने मशीन बेची है, ऐसी मशीन बेची है कि जो भी इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें, तो उसमें हमें इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उसमें हमें रुक के करना पड़ेगा जब तक वो मशीन इंस्टॉल नहीं हो जाए। सिंपल बात है, तो लॉजिकल बात। आगे आते हैं सेल एंड परचेज। ये क्या होता है? दिस इज अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट नॉट सेल। इसका मतलब क्या है? ये क्या है सर? देखो सेल परचेज में होता क्या है भाई, हम गुड्स देते हैं और बदले में हम उनको बाद में वापस महंगे प्राइस पे रीपरचेज करने का एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सेल एंड परचेज। भाई मैंने अभी आपको गुड्स बेच दिए, पर बाद में मैं आपसे गुड्स वापस परचेज कर लूंगा। तो सर ये ऐसा करते क्यों है, मतलब इसका लॉजिक क्या हुआ कि भाई गुड्स बेचा फिर वापस रीपरचेज करना, तो फिर बेचा ही क्यों? बेटा पैसे के लिए, पैसे के लिए। देखो सपोज एक आदमी को यहाँ पे 5 लाख चाहिए थे, मिस्टर ए को चाहिए थे यहाँ पे 5 lakhs। तो मिस्टर ए ने अपने गुड्स बेच दिए, हाँ सर गुड्स बेच दिए, मिस्टर को 5 लाख मिल गए, ठीक है मजे करेगा। पर मजे की बात, वो गुड्स उसने सिर्फ टेम्पररी पर्पस के लिए, सिर्फ पैसे के लिए बेचे। पर सर ये तो सेल्स दिख रही है सिंपल। नहीं बेटा, जिसने खरीदा है ना उसको भी गुड्स नहीं चाहिए कुछ, उसको सिर्फ यहाँ पे लोन है, तो ये लोन ही, उसको दिखाना नहीं खाली लोन ही। अब उसके मल्टीपल रीजन होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी हो सकते हैं, जो भी रीजन होंगे, पर बायर को दिखाना नहीं है कि भाई वो गुड्स खरीद, मतलब वो लोन दे रहा है और साथ में उसकी इंटरेस्ट की इनकम होगी बाद में, उसको वो नहीं दिखाना। और नहीं मिस्टर ए को दिखाने के भाई मैं लोन ले रहा हूँ फलाना ढिमकाना जो भी है।
पर है तो ये लोन का ट्रांजेक्शन ही है, सिंपल बात है। और हाँ, जो बेच रहा है उसका एक फायदा होगा भी, उसको सेल दिख जाएगी उसके अकाउंट्स के अंदर, जो उसके लिए आई थिंक आगे बेनिफिशियल हो सकती है। पर जो भी है, तो एक अकाउंट में जो भी सेल दिख जाएगी, और जो खरीद रहा है वो हमारा उसके उसको एक टाइप का वो लोन नहीं दे रहा है एक को। तो क्योंकि देखो बाद में जो रीपेमेंट होगी वो ज्यादा में रीपेमेंट, वो 6 लाख में रीपेमेंट कर रहा है, मतलब 1 लाख का तो इंटरेस्ट ही हुआ है, 6 - 5 करोगे तो 1 लाख का तो इंटरेस्ट ही हो गया, सही है। तो 1 लाख का इंटरेस्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। ये डिस्गाइज अरेंजमेंट है, क्योंकि दिखा सेल रहा है पर है तो ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, लोन की लेनी देनी है ये, लोन की लेनी देनी है यहाँ पे। फिर डिस्काउंट्स देखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, वॉल्यूम रिबेट, ये सब क्या है। देखो, ट्रेड डिस्काउंट होते क्या है कि भाई अगर हमने इम्प्रेस कर लिया, हमने जो सेलर है उसको इम्प्रेस कर लिया है, हम बार बार माल उससे ही खरीदते हैं, तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कि भाई वो हमें देता है ट्रेड डिस्काउंट खुश होके, कि भाई ये लो सर, हमने आपको डिस्काउंट दे दिया कि आप बार बार हमसे माल खरीदते हो, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो उसको डायरेक्टली रेवेन्यू से माइनस करते हैं। अगर कभी भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला हो ना, तो उसको रेवेन्यू से माइनस कर देते हैं, डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। पर अगर आपको कैश डिस्काउंट मिला है, रेवेन्यू नहीं, कैश डिस्काउंट, क्या कैश डिस्काउंट, तो डू नॉट डिडक्ट फ्रॉम रेवेन्यू, क्योंकि देखो कैश डिस्काउंट अगर आपको मिला है ना, ये सॉरी, अगर आप तो यहाँ पे देखो, आप सेलर हो, आप सेलर की तरह सोचो, आपने कैश डिस्काउंट दिया है, तो यहां से तो जो ट्रेड डिस्काउंट जो आपने दिया उसको माइनस करने के रेवेन्यू से। पर जो कैश डिस्काउंट दिया है ना आपने किसी भी कस्टमर को, तो वो आपके डायरेक्टली रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं था। आपने ऐसे किसी भी रीजन से, सपोज कस्टमर ने बाद में टाइम पे रीपेमेंट कर दिया, या फिर कस्टमर बोला कि सर डिस्काउंट मेरे को नहीं दोगे तो मैं चुका नहीं पाऊंगा आपको पैसा, तो आपने फिर कैश डिस्काउंट दे दिया, जो भी रीजन है, तो उसको बाद में आप एज ए एक्सपेंस दिखाओगे, उसको आप रेवेन्यू से माइनस नहीं करोगे कैश डिस्काउंट। पर जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको आप रेवेन्यू से माइनस करोगे। देखो यहाँ पे जब भी आप चैप्टर करो, तो आप खुद को एज ए सेलर समझना कि आप सेलर हो, क्योंकि देखो अभी मैंने भी गलती की, मैंने खुद को एज ए बायर समझ लिया, तो वो गलत बात है। हमें यहाँ पे खुद को सेलर ही समझना है कि वी आर सेलर्स, और ये समझ के हमें यहाँ पे अकाउंटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये डिडक्ट कर लिया हमने रेवेन्यू से ट्रेड डिस्काउंट, तो उसको भी हम बोलते हैं कि भाई ये रेवेन्यू से डिडक्ट हो गया है, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट था। अगर कैश डिस्काउंट होगा तो डिडक्ट नहीं होगा रेवेन्यू से, ये सिंपली कैश एज ए एक्सपेंस बुक होगा हमारा यहाँ पे बुक्स के अंदर। सिंपल बात है, बहुत बहुत हलवा ही था। आगे आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, ये क्या होता है। ट्रीटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होता है ये? देखो, कभी भी हम बिजनेस करते हैं ना, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी आती है। एग्जाम्पल, कोविड आया था, है अनसर्टेनिटी। हमारा जो बायर था, जिसने हम जिसने हमसे गुड्स खरीदे, वो हो गया बर्बाद। क्या हो गया? बर्बाद। वो हो गया इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया है वो। अगर वो बर्बाद है, इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। सिंपल बात है, हमें उसको भूलना पड़ेगा फिर। तो फिर सर अपन क्या कर लेंगे, अपन क्या कर सकते हैं? अभी एक बार पढ़ते हैं अपन क्या कर सकते हैं। देखो, इफ एबिलिटी टू कलेक्ट इज अनसर्टेन एट टाइम ऑफ सेल, हमें पता है कि भाई आगे हो कुछ हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है कि भाई कुछ भी हो सकता है, भाई पैसा मिले ना मिले, तो फिर हमें सर क्या करना चाहिए? तो फिर हमें प्रोविजन बुक करना चाहिए कि भाई सपोज हमने किसी कंगाल या फिर बर्बाद हुए बायर को हमने कोई सामान बेच दिया, तो समझ जाओ कि भाई चलो ठीक है, आपने दोस्ती यारी में बेच दिया सामान, पर है वो बर्बाद आदमी, तो ये समझ जाओ कि आपका होगा प्रोविजन ऑफ बैड डेट, बनेगा ही बनेगा। तो आपको एक प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा कि भाई ये हमें आगे चल के पेमेंट नहीं दे सकता। देखो लिखा है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट, अगर हमें पता है तो ऑलरेडी, तो या फिर पोस्टपोन कर लो रिकॉग्नाइज करना रेवेन्यू को। या तो प्रोविजन बनाओ अगर बेच दिया तो, या तो अगर बिल्कुल कंगाल है, इंसॉल्वेंट हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया है, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मत करो जब तक उससे कुछ रिकवरी ना हो जाए, तब तक रिकॉग्नाइज ही मत करो। तो या तो प्रोविजन बना लो, या तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। पर सब कब कब क्या कैसे करना है? देखो यहाँ पे लिखा है इफ अनसर्टेनिटी अराइज आफ्टर सेल्स। अगर आफ्टर सेल्स कुछ भी अनसर्टेनिटी आ रही है, तो फिर हमें करना पड़ेगा भी क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डू नॉट रिवर्स द ओरिजिनल रेवेन्यू। ठीक है, अगर आफ्टर सेल्स आ रही है ना, तो हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। पर अगर बिफोर सेल ही हमें पता है, तो हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही नहीं करना है।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है कि भाई हमारा रेवेन्यू रिवर्सल हो जाए, उसके रेवेन्यू का रिवर्सल हो सकता है कि भाई रेवेन्यू को हमें हटाना पड़े। तो जब भी ऐसा हो ना, तो हमें पता है अगर एट टाइम ऑफ सेल कि भाई ये कंगाली आदमी है, पैसे नहीं देगा, तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज ही मत करो। पर अगर हमें पता नहीं था, बाद में ऐसा कुछ हो गया, तो अगर आफ्टर सेल कुछ हुआ है, तो फिर हमें क्रिएट करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सिंपल बात है, बहुत बहुत हलवा चीज थी सर, ये मजा आ गया। अब लास्ट चीज है हमारा डिस्क्लोजर में क्या क्या करना पड़ेगा कि भाई हमने सब तो कर लिया बुक, अब हम क्या क्या सर डिस्क्लोज करें बुक्स के अंदर। तो एज पर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हमें देखो सरकमस्टेंसेस बेस्ड ऑन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हैज बीन पोस्टपोन, मतलब किस कारण के लिए हमने रेवेन्यू पोस्टपोन किया था, जो हमने यहाँ पे पोस्टपोन किया ना, वो उसका रीजन क्या था पोस्टपोन करने का रेवेन्यू का, एक तो हमें ये डिस्क्लोज करना है। और भी सपोज हमने कोई बैड डेट का प्रोविजन बनाया कि भाई वो क्यों नहीं दे रहा, हमें डिस्क्लोज करना है भी पैसे। और भी मल्टीपल चीजें हैं जो डिस्क्लोज होंगी, पर बेसिक एक कि हमें ये चीज याद रखनी है कि भाई कुछ भी पोस्टपोन हो रहा है या फिर रेवेन्यू का रिवर्सल अगर हो सकता है फ्यूचर में, और हमने बैड डेट प्रोविजन क्रिएट किया है, तो हमें उस डिस्क्लोज करना पड़ेगा कैसे भी करके। एग्जाम्पल, कंपनी पोस्टपोनिंग रेवेन्यू ऑन प्राइस हाइक क्लेम, ठीक है, बिकॉज कस्टमर हैजन एग्रीड टू पे इट येट। भाई प्राइस बाद में हाइक होगा किसी भी रीजन कारण, और कस्टमर उसको पे नहीं कर रहा, एग्री नहीं कर रहा, मतलब हमें पता चल गया कि भाई फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है कि भाई इस कस्टमर से पैसा रिकवर नहीं होगा, तो हमें उस टाइम पे ही यहाँ पे बुक कर देना है, मैं सॉरी उस टाइम पे हमें रेवेन्यू बुक नहीं करना है। और अगर सेल्स के बाद पता चला कि भाई कस्टमर पैसा नहीं दे रहा बिल्कुल भी, तो फिर हमें बैड डेट का प्रोविजन क्रिएट करना है। तो ये इतना हमारा AS9 था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे डाउट डिस्कशंस होते हैं, डाउट सॉल्विंग होती है। और जितने भी हमारे PDF के लिंक्स हैं, जितनी भी काम की हमारी चीज़ें हैं, सब टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। ये सारे PDF इतनी अच्छी हाई क्वालिटी के PDF पूरे के पूरे आपको फ्री में टेलीग्राम पे अवेलेबल है। पूरे पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, और अगर आपको लिंक नहीं मिले तो आप ये रहा आप इससे भी आप एक्सेस कर सकते हो हमारा टेलीग्राम को। यहाँ पे भी आप देखा होगा यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे हमारा सेम हैंडल है, तो उस पर आप एक्सेस कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी हम कल मिलते हैं।